हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस। तो आज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश ग्रामर का। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स टॉपिक है ये हम कौन कौन से एग्जाम्स को फोकस करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, तो हम सबसे पहले तो MPSI जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होती है उसको फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो SSC एग्ज़ाम होती है, SSC CGL CHSL, जो वेरियस एग्जाम्स SSC कंडक्ट करवाता है उसको भी हम फोकस करते हुए आर्टिकल टॉपिक को पढ़ने वाले। किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में हम इसका पूरा थ्योरी देखेंगे, पूरा थ्योरेटिकली इसको समझेंगे और फिर हम आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पर जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। बहुत ही बेसिक से हम लोग साथ साथ में चलते जाएंगे। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही है आर्टिकल्स की, तो आप डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें। दीज आर अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये एक प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं which denote whether the noun referred in the sentence is definite or indefinite। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझिए ताकि हमें ये बात समझ में आए कि आर्टिकल्स का यूज एक्चुअल में किस लिए किया जाता है सेंटेंस में। आपको एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ दिखा कि ये डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है कि पता बताना, निर्धारित करना। तो आर्टिकल किसे निर्धारित करता है? ये सेंटेंस में नाउन को निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है ये नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में? ये संज्ञा के बारे में ये निर्धारित करता है कि संज्ञा डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। यहाँ पर डेफिनेट का मतलब होगा निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब हो जाएगा अनिश्चित। तो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो आर्टिकल्स का काम क्या है? आर्टिकल्स का काम ये है कि सेंटेंस में ये डिफाइन करते हैं कि जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो निश्चित है या अनिश्चित। अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को कुछ सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस में लिख रही हूं, द गर्ल सिटिंग देयर इज माई फ्रेंड। देखिए दो सेंटेंसेस आपको लिखे हुए दिखे। अब हमें सबसे पहले सेंटेंस में नाउन को देखना है। नाउन क्या हुआ? संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। तो यहाँ पे जो गर्ल है ये गर्ल हो जाएगा नाउन। दूसरे सेंटेंस में आप देखें तो नाउन क्या है? यहाँ पर ये गर्ल भी नाउन है। इसके अलावा ये जो शब्द है फ्रेंड, ये फ्रेंड भी नाउन है। ठीक है। अब आर्टिकल किस तरीके से नाउन के बारे में आपको पता बता रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस गर्ल के लिए मैंने लगाया एन इंटेलिजेंट। दूसरे सेंटेंस में आपने देखा तो मैंने गर्ल के पहले लगा दिया द। देखिए ये जो एन है, ये एन ऐसी संज्ञाओं को बताता है जो संज्ञाएं अनजान होती हैं, इनडेफिनेट होती हैं, अनिश्चित होती हैं। जब मैंने बोला शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल तो ज़रूरी नहीं है कि उस गर्ल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब हो सकता है वो गर्ल मेरे लिए अनजान हो। तो अनजान है इसीलिए मैंने किसका यूज़ किया? वहाँ पर एन का यूज़ किया। कन्फर्म नहीं है कि वो लड़की को मैं जानती हूँ या नहीं, इसीलिए मैंने किसका यूज़ किया? एन का। दूसरे में मैंने बोला है द गर्ल सिटिंग देयर इज़ माई फ्रेंड। जो लड़की वहाँ बैठी है वो मेरी फ्रेंड है। तो अब यहाँ पर ये जो गर्ल है ये पर्टिकुलर हो गई, ये निश्चित हो गई। तो इसके पहले मैंने किसका यूज़ किया? आर्टिकल द का। तो आर्टिकल को देख के आपको ये समझ में आया कि जो गर्ल है, जो नाउन, वो निश्चित है या अनिश्चित, मतलब वो जानी पहचानी है या अनजान। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन ये अपनी बात जो हमने बोली थी डेफिनेशन में, जो हमने देखा था, उसको सिद्ध कर रही है कि आर्टिकल क्या करते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन जानी पहचानी है या अनजान है। अब आपने यहाँ पर देखा एक आर्टिकल है एन और एक आर्टिकल है द। तो कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं इस सबको अब हम लोग देखेंगे। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को। इंग्लिश ग्रामर में यदि देखा जाए तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक टाइप है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा प्रकार है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ये लिखा हुआ दिख रहा है। फर्स्ट टाइप है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं जो कि हैं ए और एन। अब इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके इसी से बन जाते हैं कि कहाँ आपको द का यूज़ करना है, कहाँ ए एन का यूज़ करना है। तो ये यूसेज भी आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा आप यदि नाम को ध्यान से देखें। देखिए डेफिनेट आर्टिकल है द। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित।
तो जो संज्ञा निश्चित है, मतलब जिसके बारे में आपको 100% श्योरिटी से नॉलेज है, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा के पहले आप यूज करेंगे द का। और जो संज्ञा इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित या फिर अनजान, तो जिस संज्ञा को आप अच्छे से नहीं जानते उसके पहले आप यूज कर लेंगे ए या फिर एन का। तो आपको क्या देखा आपने, पहले तो आपने डेफिनेशन देखी अभी तक कि आर्टिकल्स का यूज किसके लिए होता है, आर्टिकल का यूज सेंटेंस में नाउन के लिए होता है। क्या काम है आर्टिकल का, ये बताना कि नाउन निश्चित है या अनिश्चित। उसी के बेसिस पर आर्टिकल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा निश्चित संज्ञा के पहले जिसे हम जानते पहचानते हैं, और इनडेफिनिट का यूज हो जाएगा अनिश्चित संज्ञा के पहले जिसे हम नहीं जानते। तो यहां तक हमने आर्टिकल्स के टाइप्स देख लिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि कहाँ पर आप ए का यूज करोगे और कहाँ एन का। ये तो आपने क्लासिफिकेशन देख लिया कि निश्चित होगा तो द लगाओगे, अनिश्चित होगा तो ए एन। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हम ए का यूज करें और कहाँ एन का, तो अब हम इसी को पढ़ेंगे। देखिए, आप सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है उसके पहले ए का यूज किया जाता है, वहीं वॉवल्स का जो साउंड होता है उसके पहले यूज किया जाता है एन का। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझिए और बहुत ही आसान शब्दों में समझिए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट यदि देखे जाए, पहले मैं वॉवल्स बताती हूँ आपको। इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं 5, जो कि है ए ई आई ओ यू। आपको ध्यान रखना है कि इनके साउंड, इनकी ध्वनि के पहले आप यूज करोगे एन का। किसका यूज करोगे, एन का। इनके अलावा जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स बचे, बी सी डी एफ जी एच के एल एम, जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे उन सब के पहले आपको यूज़ करना है ए का, उनके साउंड के पहले यूज़ करना है। ये बात पे आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा अम्ब्रेला, ध्यान से देखिएगा, मैंने अम्ब्रेला लिखा। अम्ब्रेला में सबसे पहला अक्षर आपका क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखा है यू, जो किस में आता है, इसमें आता है, वॉवल्स में आता है। तो आप इसके पहले किसका यूज़ करोगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन का यूज़ करोगे। अब मैं एक और शब्द लिख रही हूँ जो कि है यूनियन। यूनियन में भी जो पहला अल्फ़ाबेट आया वो क्या आया, यू आया, लेकिन यूनियन के पहले हम एन का यूज़ ना करते हुए यूज़ करेंगे ए का। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, रटना नहीं है कभी भी इंग्लिश को। मैंने यहाँ पर आपको बोला कि वॉवल्स के साउंड के पहले एन का यूज़ होगा। यहाँ पर अम्ब्रेला में अ वॉवल का साउंड आ रहा था, लेकिन जब मैंने यूनियन पढ़ा तो मैंने उसको अ नहीं पढ़ा, मैंने उसको क्या पढ़ा, पहला अल्फ़ाबेट मैंने क्या स्वर निकाला, यू निकाला। यू यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसके साउंड्स में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसके पहले क्या लगाया, ए लगाया। अब कौन से साउंड्स के पहले क्या लगाना है, क्योंकि साउंड्स का ही तो कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में। आप इतना सा ध्यान रखो कि ए का यूज करोगे आप जब भी आपको हिंदी की वर्णमाला में क से ज्ञ तक का साउंड आएगा, ध्वनि आएगी। जब भी क से ज्ञ तक के बीच में आपको कुछ ध्वनि आए तब आप यूज करना ए का। और जब भी अ से अह तक की कोई ध्वनि आए, मतलब जो आपके स्वर होते हैं, स्वरों के पहले आप यूज कर लेना एन का। तो आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी कोई क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। अब देखो, यहीं पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। मैंने जब बोला था अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में मैंने पहला अक्षर क्या प्रोनाउंस किया, अ। कहाँ से कहाँ तक आता है, वॉवल्स, स्वरों में आता है, पहला ही अक्षर है अ, तो स्वरों के पहले क्या यूज कर लेना है, आपको एन यूज कर लेना है, ठीक है। जब मैंने पढ़ा था यूनियन, तो यूनियन में पहला अक्षर मैंने बोला था य। य कहाँ आ रहा है आपका, क से य के बीच में आता है हिंदी की वर्णमाला में य, तो क से य के बीच में आया तो मैंने ए किया, ए का यूज किया। तो अब आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग याद नहीं रखेंगे, बल्कि आपको हिंदी के अकॉर्डिंग याद रखना है। याद ये रखना है कि क से य के बीच में जब भी ध्वनि आएगी किसी भी अक्षर की, पहले अक्षर की, तब आप यूज करेंगे ए का। अ से अह, स्वरों के बीच, स्वरों की यदि ध्वनि आ रही है, अ से अह के बीच में शब्दों की यदि ध्वनि आ रही है तो आप यूज कर लेंगे एन का। बस इस रूल के साथ चलेंगे, इस कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिर्फ एसआई में पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। मैं वही जो रूल मैंने बोला वही उसी को मैं अप्लाई करके यहाँ पर आपको बताती हुई जाती हूँ। देखिए, एप्पल में पहला अक्षर है ए, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, अ से अह के बीच में आ रहा है, तो यूज करोगे किसका, एन का। एप्पल में ए आया, आपने एन का यूज किया। आंट या फिर एंट पढ़ा मैंने, या तो मैंने आंट पढ़ा इसको या एंट पढ़ा, ये भी अ से अह के बीच में आएगा, तो आपने क्या यूज किया, एन यूज किया। इसके अलावा आप देखिए एलिफेंट, तो एलिफेंट में भी पहला अक्षर क्या आ रहा है,
ई आ रहा है, उसको आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, आप ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो भी आएगा अ से अह के बीच में, तो आपने फिर से एन का यूज़ किया। एग में भी ए आ रहा है, एन इंक पॉट मैंने लिखा तो छोटा ई आ रहा है, आइसक्रीम में आ रहा है, आप ए ई या आ देखें तो अ से अह के बीच में ही आता है, तो सबके पहले आप एन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप इसको प्रोनाउंस करेंगे ईव, ईव के पहले अ से अह ही आएगा, अ से अह के बीच में आ रहा है ई, तो आपने फिर से एन यूज़ किया। ईयर बोलेंगे आप, इसके अलावा आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप हावर नहीं पढ़ते, आप इसको क्या पढ़ते, आर पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन देखना है, पहला अक्षर नहीं देखना। यदि आप वॉवल को देखते तो यहाँ पर तो फिर ये आना चाहिए था, लेकिन आपने जब इसको प्रोनाउंस किया तो आपने इसको हावर नहीं पढ़ा, आपने इसको क्या पढ़ा, आर। आर पढ़ा तो आ पहला अक्षर है जो अ से अह के बीच में है, तो आप क्या यूज़ कर लेंगे, एन। अब यहाँ देखिए तो इसको क्या पढ़ा जाता है, आउल पढ़ा जाता है, तो फिर से पहला अक्षर आ हुआ। ओवन, ओ आया, ओ कहाँ आता है, अ से अह के बीच में। और अम्ब्रेला के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखिए हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है एन के लिए। अब ए को अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहला जो है वो है यूनियन। ए का क्या देखा था हमने, क से ग के बीच में यदि कोई वर्ण आता है पहला अक्षर, तब आप यूज करेंगे ए का, ठीक है। अब यूनियन, य जो है वो क से ग के बीच में आता है, इसीलिए आपने इसके पहले ए का यूज किया। ए ई आई ओ यू नहीं ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी में भी पहला अक्षर य है। अब इसे देखो, मैं ओर्स नहीं पढ़ूंगी, इसे मैं क्या पढ़ूंगी, होर्स, तो पहला अक्षर क्या आया, ह। जब ह पहला अक्षर आया तो उसके पहले भी क्या लगाओगे आप, ए, क्योंकि ह क से ग के बीच में आता है। वन आइड मैन, तो आपने व बोला यहाँ पे, जो क से ग के बीच में आएगा, फिर से ए आया। इसे ईव नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं यू, यहाँ पर ई आपका साइलेंट रहता है, क्या पढ़ेंगे आप, यू, तो इसके पहले आपने ये लगाया। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ईयर, ईयर नहीं होता है, इसे आपको पढ़ना है ईयर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डील करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे होते हैं, तो इसको ईयर नहीं पढ़ना। यदि ईयर पढ़ोगे तो आप एन लगा के आओगे, गलत हो जाएगा। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका ईयर, तो पहला अक्षर क्या आया, य, तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो कभी भी याद रखिएगा एन ईयर अगो नहीं होता, एक साल पहले जब मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, अ ईयर अगो, ए ईयर अगो, इसको य पढ़ते हैं। वाई किसका साउंड देता है, य का, तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। अब देखो पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पर एक शब्द देखा था जो था ईव, ई वी ई, और यहाँ पे हमने एक शब्द देखा जो कि है यू, जिसे मैंने यू लिखा, ई डब्ल्यू ई, बस बीच में डब्ल्यू और वी का डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एमपीएसआई में ये क्वेश्चन आ चुका है। कभी वो ई वी ई लिख के देते हैं, उसके पहले ब्लैंक होता है, और कभी वो लोग ई डब्ल्यू ई लिख के देते हैं, उसके पहले ब्लैंक होता है। तो आपको ध्यान देना है, जब डब्ल्यू आता है तो आप क्या प्रोनाउंस करते हो, यू प्रोनाउंस करते हो, तो ए आएगा, और जब यहाँ पर वी आता है तो उसे आप ईव प्रोनाउंस करते हो। इन दोनों का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको मीनिंग भी यहाँ पर बता देती हूँ। जो ईव है, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, पूर्व संध्या को ईव बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा क्रिसमस ईव, तो क्रिसमस ईव 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर की जो पूर्व संध्या होती है, मतलब 24th की जो शाम होती है, उसको ईव बोला जाता है, ठीक है। तो ईव ये हुआ। ई डब्ल्यू ई जो मैंने यू प्रोनाउंस किया, इसका मतलब होता है भेड़। तो एक सिंगल भेड़, स्पेशली जो मादा भेड़ होती है, तो मादा भेड़ को बोला जाता है यू, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग में भी बहुत डिफरेंस है, बस एक बीच में वर्ड चेंज हुआ, वी और डब्ल्यू, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखो। प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। अब धीरे से अब हम लोग आते हैं रूल्स पर। अभी आपने देखा कि आप ए का यूज़ कहाँ करते हो और एन का यूज़ कहाँ करते हो। अब हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है और इंडेफिनेटिव का यूज़ कहाँ होता है। तो उसमें भी सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़। मतलब ओवरऑल आपने ये तो समझ लिया कि जो अनिश्चित चीज़ें होंगी, जो अनजान होंगी, उनके पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए या फिर एन का यूज़ करोगे। कुछ और रूल्स और ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए इस रूल को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले। तो जो पहला रूल है वो ये कहता है कि जहाँ कहीं आपको सेंटेंस में वन, एक का बोध हो, किसका बोध हो, एक का, तो वहाँ पर आपको यूज़ कर लेना है ए या एन। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आई हूँ और मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो मैं आपसे इंग्लिश में बोलूँगी प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
कृपया मुझे 1 ग्लास पानी दीजिए। तो 1 के लिए मैंने क्या यूज़ किया 1। मेरे पास अभी एक पेन है तो मैं क्या बोलूँगी आई हैव ए पेन। तो आप ए का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ एक का बोध हो रहा है सेंटेंस में। तो आपको एग्जाम में जब भी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आए तो आपको ट्रांसलेट थोड़ा सा करके देखना और देखना यदि वहाँ पर ब्लैंक के स्थान पर एक का बोध हो रहा है तो आप ए या एन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। अब देखो 100 सेंटीमीटर्स इज इक्विवेलेंट टू अ मीटर। सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, 100 सेंटीमीटर्स बराबर होता है 1 मीटर के। यहाँ पे आपको किसका बोध हुआ, 1 मीटर का बोध हुआ। तो आपने 1 के स्थान पर यूज कर लिया ए का। दूसरे पे चलते हैं, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है। एक एक्स्ट्रा पेन मैंने पूछा, यहाँ पर पेन लिखा है, पेन्स नहीं लिखा है, पेन है मतलब एक की बात हो रही है। क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, ब्लैंक के प्लेस पर आपको एक का बोध हुआ तो आपने यूज़ किया एन का। ए का भी यूज़ करते हो एक के प्लेस पर, एन का भी करते हो। अब फिर यहाँ पर साउंड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो तो म बोला था मैंने पहला अक्षर, तो मैंने ए का यूज़ किया जो क से ग के बीच में आता है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बोला है ए, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, एन का यूज़ करना पड़ेगा। अ से अह के बीच में साउंड आ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, 1 घंटे से। आर पढ़ते हैं इसे, तो 1 का बोध हुआ तो दिमाग में आया या तो ए आएगा या एन आएगा। फिर पहले अक्षर की साउंड देखो, पहला अक्षर आ का साउंड दे रहा है तो आपको क्या लगाना है, वहां पर एन लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे आएंगे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस होंगे, पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द और चौथा ऑप्शन रहता है इसमें नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ए बी सी डी वो 4 ऑप्शन देंगे और आपको चूज करना है। पहले तो आप ट्रांसलेट करो, आप देखो एक का बोध हो रहा है तो ए या फिर एन आएगा, फिर उसके बाद आप पहला अक्षर प्रोनाउंस करो। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 1 मिनट से भी कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, हिज हाउस इज जस्ट हाफ डैश किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये क्वेश्चन एमपीएसआई और एसएससी दोनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हिज हाउस इज जस्ट हाफ डैश दिया हुआ था यहाँ पर किलोमीटर फ्रॉम हियर, उसका घर यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर लिखा है, एस नहीं लगा इसमें, तो जैसे किलोमीटर दिखे वहाँ पर आप 1 फिल कर सकते हैं। जैसे ही 1 का बोध हुआ वैसे आपको लगाना है ए या फिर एन। अब पहला अक्षर देखो तो क है, पहला अक्षर क से ग के बीच में आ रहा है, क्या लगा दोगे ए। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, देखो ग्लास लिखा है, ग्लासेस नहीं लिखा है, तो कितने ग्लास पानी मांगा होगा, 1 ग्लास, कॉमन सेंस की बात है। तो 1 का बोध हुआ ब्लैंक की प्लेस पर तो फिर से ए लगाया। एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहला अक्षर ग है, ग कहाँ आता है, क से ग के बीच में। लास्ट क्वेश्चन ए, वन आइड मैन इज स्टैंडिंग डाउनस्टेयर्स, तो नीचे सीढ़ियों के नीचे एक आंख का आदमी खड़ा है, वन आइड मैन। इसको क्या पढ़ते हैं आप, व, पहला अक्षर व बोला आपने, तो व बोला इसीलिए आपने यूज़ किया ए का। तो इस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड रूल पर चलते हैं हम। पहला रूल आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है, बहुत सिंपल सा रूल है कि कहीं भी आपको 1 का बोध होता है तो आप यूज़ कर लेते हैं ए या फिर एन का। अब दूसरे रूल पर चलते हैं। दूसरा रूल बोल रहा है यूज़ ऑफ ए और एन बिफोर अ प्रॉपर नाउन। अब हमें देखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम ए या फिर एन का यूज़ कब करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो। आप देखो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन। तो कहीं ना कहीं आपको नाउन की बेसिक्स यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो नाउन के जो बेसिक्स अभी रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, सबसे पहले समझिए। देखिए 2 टाइप्स के आपके नाउन होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, पहले मैं नाउन का मतलब समझा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इस रूल पर लेके चलती हूँ। प्रॉपर नाउन हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी पर्टिकुलर के नाम को आप क्या बोल देंगे, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो जब आप जाति को डिनोट करते हैं तब वो कौन सा हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बॉय, बॉय एक जाति हो गई। मैस्कुलिन जेंडर को बॉय बोला जाता है, 18 से कम के लोग जो भी होंगे उनको आप बॉय बोल देंगे, ठीक है। तो बॉय क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, बॉय कॉमन नाउन है, ठीक। अब मैं एक पर्टिकुलर बॉय का नाम बोल रही हूँ जो कि है रोहन या राहुल। रोहन, राहुल, ये पर्टिकुलर रोहन, पर्टिकुलर राहुल, बॉय में से भी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो ये जो राहुल या फिर ये जो रोहन है ये क्या हो जाएगा,
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, ऐसे मैं यदि बोलूं मेरे पास जैसे कोचिंग मैंने कहा, कोचिंग, तो कोचिंग क्या है, कॉमन नाउन है। जहां भी ऐसी संस्था है जहां पर आपको स्कूल या फिर कॉलेज के अतिरिक्त, आपके एकेडमिक्स के अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आप क्या बोलेंगे, कोचिंग बोलेंगे। तो ये बहुत सारी को बोल सकते हैं, काफ़ी सारी हो सकती हैं। ये कोचिंग एक कॉमन नाउन है। अब मैं यहीं पर बोल दूं कल्याणी IAS, तो कल्याणी IAS एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, स्कूल यदि लिखे हम तो स्कूल कॉमन नाउन होगा। वहीं मैं यदि बोल दूं फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, तो फातिमा कॉन्वेंट स्कूल एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, तो पर्टिकुलर स्कूल का नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप बहुत सारे जो होते हैं, जो जाति एक प्रकार की होती है, उसको आप बोलेंगे कॉमन नाउन, ठीक है, इंग्लिश में। और प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, जो किसी विशेष का नाम होता है। अब देखो, आपको बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कब ए या एन लगाना है। आप कभी बोलते हो क्या, ए रोहन इज माई फ्रेंड, ए रोहन इज सिटिंग देयर, आई स्टडी एट ए फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, ऐसा कभी बोलते हो क्या। ए आप जनरली लगाते नहीं हैं प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन ये जो रूल है, ये रूल आपको अभी बताएगा कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर एन का यूज़ होता है। देखिए, कंडीशन बस इतनी सी ध्यान रखना है कि जब प्रॉपर नाउन अनिश्चित हो जाए, अनजान हो जाए, या फिर आप ये कहें कि जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन के पहले किसी का बोध आपको हो रहा हो, सेंटेंस में कोई का बोध हो रहा हो, तब आपको ऐसी प्रॉपर नाउन्स के पहले यूज़ कर लेना है ए या एन का। जैसे मुझे बोलना है कोई रोहन क्लास में बैठा हुआ है, तो मैंने क्या बोला हिंदी में, कोई रोहन। अब ये जो कोई है ना, इसके लिए इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है। आप एनी रोहन नहीं बोल सकते, एनी का मतलब हो जाता है कोई भी। सम रोहन भी नहीं बोल सकते, सम का मतलब होता है कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, कोई बोल रहे हैं, कोई रोहन क्लास में बैठा है। तो ये जो रोहन के पहले कोई है, ये कोई शब्द रोहन को अनिश्चित बता रहा है, अनजान बता रहा है। तो ये जो एनी है, इसके प्लेस पर आप क्या यूज़ करेंगे, ए। कैसे लिखा आपने, ए रोहन इज सिटिंग इन द क्लास, ही इज़ नॉट अवर स्टूडेंट। देखो लास्ट में एक जो सेंटेंस आया, ही इज़ नॉट अवर स्टूडेंट, इसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो जिस क्लास में बैठा है वो उस क्लास का स्टूडेंट नहीं है। मतलब ये जो रोहन है, ये कैसा हो गया, अनजान हो गया। क्या बोल रहे हैं आप, कोई रोहन क्लास में बैठा है, तो आप यूज़ कर लेंगे ए का। अब ऐसे ही मान लीजिए, सेकेंड सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, फिर मैं एक सिनेरियो से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। सेंटेंस लिखा है, टुडे ए नेहा वॉज आस्किंग अबाउट यू, आज नेहा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उसे पहली बार देखा है। तो जब मैंने उसे पहली बार देखा है, तो ये नेहा मेरे लिए तो अनजान हुई ना, तो मैं क्या बोलूँगी, आज कोई नेहा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने उसे पहली बार देखा। तो फिर से ब्लैंक की प्लेस पर किसका बोध हो रहा है, कोई का। नेहा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई का बोध हुआ, तो आपको यूज़ करना है ए या फिर एन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ए सोहन कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा किसी सोहन कुमार को संदिग्ध पाया गया। क्या बोला मैंने, किसी सोहन कुमार को। आप ऐसा बोलेंगे क्या, उस सोहन कुमार को संदिग्ध पाया गया, नहीं, किसी सोहन कुमार को ज़्यादा सही लग रहा है। तो याद ये रखो कि प्रॉपर नाउन जो होती है, प्रॉपर नाउन के पहले यदि हिंदी में कभी भी कोई या फिर किसी का बोध हो, तो आप यूज़ कर लेंगे ए या फिर एन का। एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए घर में आप और आपकी मम्मी अकेले हैं, आप और आपकी मम्मी हैं अकेले, ठीक है। अब इसी ड्यूरेशन में ऐसा होता है कि किसी ने डोरबेल बजाई। अब आप गए दरवाज़ा खोलने, आपने परिचय लिया, सामने कौन अंकल खड़े हुए हैं, इतने में अंदर से मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा कौन आया है। तो अब आप बोल रहे हैं, मम्मी कोई शर्मा अंकल आए, कोई शर्मा अंकल आए हैं। आपने परिचय लिया उनसे, आपने उनको डायरेक्टली अंदर ला के बिठाया नहीं, मतलब शर्मा अंकल आपके लिए कैसे अनजान है। अब इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, मम्मी ए शर्मा अंकल हैज़ कम। एनी शर्मा अंकल, सम शर्मा अंकल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ए शर्मा अंकल हैज़ कम। तो शर्मा अंकल के पहले ए कब लगाया, जब आपको उनका परिचय लेने की आवश्यकता पड़ी, जब वो आपके लिए अनजान थे। तो बस यही ध्यान रखना, जब अनजान होगा कोई भी प्रॉपर नाउन, तब आप उसके पहले ए या एन यूज़ करोगे। देखो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन का तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कॉमन नाउन के पहले कब आप ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। अभी तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले आपने कब ए या एन का यूज़ किया, तो कब किया आपने प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज़,
प्रॉपर नाउन के पहले आपने ए या एन का यूज़ किया जब प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले आपको किसी या फिर कोई शब्द का हिंदी में बोध हुआ। किसी या कोई के स्थान पर आपने यूज़ कर लिया ए या एन का, कोई रोहन, कोई नेहा, ठीक है, तब आपने ए या एन का यूज़ किया। कॉमन नाउन के का रूल ये कहता है कि कॉमन नाउन के पहले यदि आपको सभी, प्रत्येक, हर एक ऐसे शब्दों का यदि बोध हो तब आप यूज़ करेंगे ए या एन। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देखो आप बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन के पहले जब भी किसी या कोई का बोध होता है तब आप यूज़ करते हो ए एन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी विशेष का नाम है। कॉमन नाउन के पहले जब भी सभी या प्रत्येक का बोध हो तब आप ए या एन का यूज़ करोगे। जैसे बॉय कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है, कोचिंग कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, तो बॉय, स्कूल, गर्ल के पहले कब ए एन यूज़ करोगे? जब प्रत्येक, सभी, हर एक का बोध हो रहा हो। सेंटेंस को ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर था, इसके बाद में लिखा है चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड एक कॉमन नाउन है। अब सेंटेंस देखिए, चाइल्ड शुड लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना चाहिए। चाहिए शुड है, लुक आफ्टर देखभाल है, तो बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर है तो चाइल्ड, लेकिन ये चाइल्ड किसे डिनोट कर रहा है? प्रत्येक बच्चे को, सभी बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो सभी का बोध हुआ यहाँ पर इसके पहले, तो आपने यूज कर लिया ए का। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, डैश पर्सन हु वर्क्स हार्ड कैन नेवर फेल। एक व्यक्ति जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो कभी नहीं हारता, वो कभी फेल नहीं होता। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में क्या बोला जा रहा है? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, सभी के बारे में कॉमनली बात हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो परिश्रम करता है वो कभी नहीं हारता, हर व्यक्ति जो परिश्रम करता है वो कभी नहीं हारता। तो हर या प्रत्येक का बोध हुआ तो आपने यूज किया ए या एन। तो याद इस तरीके से रखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई, किसी का बोध होगा तो ए एन यूज करोगे। कॉमन नाउन के पहले प्रत्येक या सभी का बोध होगा तब आप ए या एन का यूज करोगे। ठीक है, ये प्रत्येक आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं। देखो फर्स्ट रूल जो पढ़ा था हमने, उस रूल फर्स्ट में हमने देखा था एक के स्थान पर आप ए या एन का यूज करते हो। प्रत्येक में भी तो एक आ रहा है, प्रत्येक का मतलब क्या है? प्रति और एक, तो एक का फिर से बोध हुआ, तो प्रत्येक, एक के पहले आपको यूज करना है ए एन। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब एक कंडीशन तो हमने देख ली कि प्रॉपर नाउन के पहले आपने ए एन लगाया जब कोई अनजान था, कोई नेहा, कोई लता मंगेशकर, तब आप यूज़ कर लेंगे ए लता मंगेशकर, ए नेहा। एक और कंडीशन है जब प्रॉपर नाउन के पहले आप ए या एन का यूज़ करते हैं, और वो कंडीशन ये है जब प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह लिखा हो। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह लिखा हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल में इस सेंटेंस को ही समझने की कोशिश करो। पहले तो एक सिनेरियो से समझाती हूँ। मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं सचिन तेंदुलकर के, आप उनका क्रिकेट देख के ही बड़े हुए हैं और आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा क्रिकेटर तो पैदा ही नहीं हो सकता दूसरा दुनिया में, वो तो भगवान है क्रिकेट के। आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। अब आपने देखा विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं, तो आप उनका कंपैरिजन किससे करोगे? फिर से आप सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन करोगे। आप क्या बोलोगे? विराट कोहली तो सचिन तेंदुलकर है। चलो विराट कोहली तक ठीक है, थोड़े दिन बाद आपको लगा कि रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब आप रोहित शर्मा का भी कंपैरिजन किससे कर लेंगे? सचिन तेंदुलकर, क्योंकि आपके दिमाग में सचिन तेंदुलकर की इमेज बनी हुई है कि क्रिकेटर मतलब सचिन तेंदुलकर, अच्छा क्रिकेटर मतलब सचिन तेंदुलकर। तो हमने विराट कोहली को भी सचिन तेंदुलकर बोला, रोहित शर्मा का भी कंपैरिजन किससे कर रहे हो? सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर ये जो सचिन तेंदुलकर है ये बिहेव कर रहा है एक प्रजाति की तरह। ये एग्जैक्टली सचिन तेंदुलकर की आप बात नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे क्रिकेटर को किस नाम से जानते हैं? सचिन तेंदुलकर नाम से जानते हैं। तो अच्छा क्रिकेटर एक जाति है, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है? एक जाति की तरह। तो अब आप कैसे बोलेंगे? जब आपने बोला विराट कोहली तो एक सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली तो सचिन तेंदुलकर है, तो इस सेंटेंस को आप बोलेंगे विराट कोहली इज ए सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जब आपने बोला रोहित शर्मा तो सचिन तेंदुलकर है, तो आप क्या बोल देंगे? रोहित शर्मा इज ए सचिन तेंदुलकर। मतलब एक्चुअल सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहे थे, आपने रोहित शर्मा को अच्छा क्रिकेटर बोलने की बजाय बोल दिया वो सचिन तेंदुलकर है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के पहले आपने क्या यूज़ किया? ए। तो दिमाग में बस ये रखना, सिंपल सी बात एक दिमाग में रखना, जब आप दो व्यक्तियों में तुलना करते हैं,
उनके किसी एक जैसे गुण के कारण। तो जो ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके पहले ए या एन का यूज़ करते हो। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला जब आप दो व्यक्तियों की तुलना करते हो उनके किसी विशेष गुण के कारण, एक जैसे गुण के कारण, मतलब क्रिकेटर है, सिंगर है, ऐसे दो व्यक्तियों की तुलना की, तो जो ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके पहले यूज़ करना है ए या एन। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कालिदास और शेक्सपियर दो व्यक्तियों का नाम है। कालिदास बहुत महान कवि हैं और शेक्सपियर भी बहुत महान कवि हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शेक्सपियर की किताबें पढ़ के बड़ा हुआ है, उनकी कविताएं पढ़ के बड़ा हुआ, अब उसने पहली बार कालिदास की रचनाओं को पढ़ा तो उसके दिमाग में आया कि ये भी कम नहीं है शेक्सपियर से। वो क्या बोलेगा, कालिदास तो शेक्सपियर है, तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति के पहले क्या यूज़ कर लेगा, ए। ऐसा नहीं बोलूँगी शेक्सपियर ज़्यादा महान है, सिंपली देखा जाए तो शेक्सपियर इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इनको ज़्यादा देशों के लोग जानते हैं। तो ज़्यादा दोनों में से प्रसिद्ध कौन हो गए, शेक्सपियर। तो ज़्यादा प्रसिद्ध के पहले आपने यूज़ कर लिया ए का। ऐसे शी इज़ ए लता मंगेशकर। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई लड़की है जो बहुत सुरीला गाना गाती है, बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, आप उसकी तुलना कर रहे हैं लता मंगेशकर से, तो आप लता मंगेशकर ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके पहले यूज़ कर लेंगे ए का। ये तो व्यक्तियों की बात हुई। स्थान के नाम पे भी ऐसे ही हो जाता है। जैसे मुझे कहना है यदि कि कश्मीर तो स्विट्ज़रलैंड है, तो अब कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा फेमस क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड, तो इसके पहले मैं यूज़ कर लूँगी ए का। तो रूल आपका ये कहता है, जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन, ये सभी प्रॉपर नाउन थे आपके, शेक्सपियर, लता मंगेशकर, स्विट्ज़रलैंड, इनके पहले आपने ए का यूज़ कब किया, जब इनकी तुलना आप किसी और व्यक्ति से कर रहे थे और इन्हें आप कैसे बिहेव करवा रहे थे, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन की तरह। ठीक है, तो थर्ड रूल ये याद रखिएगा। अब इसी रूल में एक स्लाइड से वेरिएशन को देखते हैं। देखिए, अभी ये जो सेंटेंस है ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर खत्म हो रहे हैं। मान लीजिए इनके बाद में कोई स्थान लिख दिया जाए, मतलब कोई विशेष बात बोल दी जाए कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो ये जो शेक्सपियर है ये उतना कॉमन नहीं हुआ। फिर इंडिया में आप किसी को यदि शेक्सपियर बोलोगे तो वो केवल और केवल कौन है, कालिदास। तो इस कंडीशन में आपने पर्टिकुलर कर दिया, मतलब उसको कन्फाइन कर दिया अपनी सोच को। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है द का। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर सेंटेंस देखो, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे, शेक्सपियर के पहले द का। ऐसे शी इज द लता मंगेशकर ऑफ अवर स्कूल। लड़की यदि आपके स्कूल की लता मंगेशकर है, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि लता मंगेशकर, फिर वो लड़की, स्कूल में किसी और को आप लता मंगेशकर नहीं बोलेंगे, उस पर्टिकुलर गर्ल को ही बोलेंगे। तो अभी आपने लता मंगेशकर को उतना ज़्यादा जातिवाचक नहीं बनाया, तो इनके पहले आप क्या यूज कर देंगे, द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तब भी आपको यूज करना है द का। तो रूल ये कहता है कि जब कोई प्रॉपर नाउन पूरी तरीके से कॉमन हो जाए, पूरी तरीके से जाति ही बना दिया आपने, तब तो ए एन यूज करते हैं। लेकिन यदि उसका स्थान निर्धारित कर दिया कि यहाँ का स्विट्जरलैंड है, यहाँ का शेक्सपियर है, उस कंडीशन में आपको स्विट्जरलैंड, शेक्सपियर, लता मंगेशकर, इनके पहले यूज कर लेना है द का। रट ऐसे सकते हो, याद ऐसे कर सकते हो कि जब भी आपको प्रसिद्ध व्यक्ति के बाद में स्थान का नाम लिखा हुआ दिख जाए ऑफ के साथ, तब आप उस कंडीशन में द का यूज करोगे। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यदि सेंटेंस सिर्फ शेक्सपियर पे खत्म होता, बाद में स्थान नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाता, फिर यहाँ ए आ जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 रूल्स पढ़े, तीनों रूल्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने अभी ये देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का कहाँ यूज़ होता है। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला रूल ये था कि जहाँ कहीं पर एक का बोध होता है तब आप यूज़ करते हो ए या फिर एन का। जहाँ कहीं पर एक का बोध होगा, एक गिलास पानी, एक पेन, एक लड़का, एक स्कूल, तो एक के स्थान पे क्या यूज़ करेंगे, ए एन। दूसरा रूल आपने ये देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले या जब कभी भी कोई या फिर किसी का बोध होगा, कोई या किसी का, तब आप यूज़ करोगे फिर से ए या एन का। ठीक है, कोई नेहा तो ए नेहा,
कोई रोहन, ए रोहन, ठीक है। इसके बाद हमने कॉमन नाउन का एक रूल देखा था, और कॉमन नाउन में हमने देखा कि जब भी प्रत्येक या फिर सभी आपको दिखाना हो तो प्रत्येक या सभी के स्थान पर भी आप ए या एन का यूज़ करते हो। एक के स्थान पर ए या एन का यूज़ किया, कोई किसी के स्थान पर ए एन का यूज़ किया, प्रत्येक सभी के स्थान पर ए एन का यूज़ किया, और आखिरी रूल आपने तीसरा रूल ये पढ़ा है कि जब भी आपको दो लोगों में कंपैरिजन करते हो तो प्रसिद्ध व्यक्ति के पहले ए एन यूज़ करोगे, लेकिन यदि प्रसिद्ध व्यक्ति के बाद स्थान आ जाएगा तब आप द का यूज़ करोगे। तो ये समरी थी हमने अभी तक जो पढ़ा उसकी। अब ये ए एन के आपके रूल्स पूरे खत्म होते हैं यहीं पर। अब हम देखेंगे कि हमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द अब हम पढ़ने वाले। काफ़ी सारे रूल्स हैं इसमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करती है ये बात कि कौन सी चीज़ हमारे लिए निश्चित है, जानी पहचानी है, कहाँ कहाँ द यूज़ करें। तो एक एक रूल को हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले रूल पर चलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन, देखिए जब भी आप किसी विशेष संज्ञा के बारे में बात करेंगे तब आपको यूज़ करना है उसके पहले द का। कैसी विशेष संज्ञा? सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। डैश बुक नेहा बॉट यस्टरडे इज केप्ट ऑन द टेबल। ध्यान से पढ़ना, कौन सी किताब की बात हो रही है? वो किताब जो नेहा कल लाई थी वो टेबल पर रखी है। कोई पर्टिकुलर किताब जो नेहा लाई थी, तो पर्टिकुलर किताब की बात हुई तो आपने बुक के पहले किसका यूज़ किया? द का यूज़ किया। सेकेंड, द पार्क इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। पार्क यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो आप किसी विशेष पार्क की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, विशेष की बात की, तो आपने क्या यूज़ किया यहाँ पर? द। देखिए अब आसान बनाते हैं इस रूल को। अभी आपने पढ़ा था कोई किसी जब भी आता है तो ए एन यूज़ करते हो। अब आप यहाँ पर ये याद रखो कि जब भी जो, वो, वह, संज्ञा के पहले जब भी जो, वो, वह, ये शब्द किसी विशेष को दर्शाते हैं। जब भी ये शब्दों का बोध हो तब आपको यूज़ कर लेना है द। जो किताब नेहा लाई थी, यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? जो किताब नेहा कल लाई थी, तो आपने द लगाया। वह पार्क यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वह का बोध हुआ तो आपने द लगाया। तो कोई भी पर्टिकुलर नाउन होगा तो द लगाएंगे, या तो ऐसे याद रखें या फिर जो, वो, वह याद रख लीजिए, तब भी आप यूज़ करते हो किसका? द का यूज़ करते हो। देखिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला सेंटेंस है ही इज़ डैश मैन हु हैज़ इन्वेंटेड द वैक्सीन। आप सेंटेंस मान लीजिए, यहाँ पर आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, आप ये मान के चलिए। अब ऑप्शन है आपके पास ए, एन, द और नो आर्टिकल, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब आप सॉल्व कैसे करोगे इसको? आप सेंटेंस को पढ़ा आपने, अब आप मैन के पहले लगाओ या तो कोई किसी, एक लगा दो, कोई किसी लगा दो। यदि एक या कोई किसी लग रहा हो मैन के आगे तो आप लगाना ए, ठीक। यदि वो, जो, वह लग रहा हो मैन के आगे तो आप लगाना द। अब ट्रांसलेट करो। ही इज़ डैश मैन हु हैज़ इन्वेंटेड द वैक्सीन। ये कोई व्यक्ति है जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया, ये किसी व्यक्ति है जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया, ये एक व्यक्ति है जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया, या ये वो व्यक्ति है जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया। ज़्यादा सही क्या लग रहा है? ये वो व्यक्ति है जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया, तो वो ज़्यादा सही लग रहा था आपको, इसीलिए आपने द किसका यूज़ किया? वो की प्लेस पर आपने यूज़ कर लिया द का। तो आपको ध्यान ही रखना है, वो का जब भी बोध हो वो, तब आप यूज़ करोगे आर्टिकल द। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वो आ रहा था यहाँ पर। पोस्ट डैश लेटर टुडे। आपके पापा घर से निकलते निकलते, ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो घर से निकलते निकलते आपसे ये बोलते गए कि आज लेटर को पोस्ट कर देना। तो वो क्या बोलेंगे? आज एक लेटर पोस्ट कर देना, आज कोई लेटर पोस्ट कर देना, या आज वो लेटर पोस्ट कर देना। ज़्यादा सही लग रहा है आपको आज वो लेटर पोस्ट कर देना, तो वो का बोध हुआ तो आपने यूज़ किया द। Who is डैश मैन हु इज़ स्टैंडिंग एट डैश डोर। अब देखो बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। हु इज़ डैश मैन हु इज़ स्टैंडिंग एट डैश डोर। पहले इतने सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। हु इज़ डैश मैन हु इज़ स्टैंडिंग, वो कौन सा व्यक्ति है जो खड़ा है
दरवाजे पर। वो कौन सा व्यक्ति है जो दरवाजे पर खड़ा है, वो का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्या यूज कर लोगे यहाँ द। हु इज द मैन हु इज स्टैंडिंग एट डैश डोर। अब यहाँ पे देखें तो आप किसी पर्टिकुलर डोर की बात कर रहे हैं, अपने घर के ही डोर की बात कर रहे हैं जो उस डोर पर खड़ा है, जो एक डोर नहीं बोलेंगे अपने घर के डोर के लिए, तो उस डोर के लिए वो डोर कोई पर्टिकुलर है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा द। तो हु इज द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। जैसे मुझे कहना है कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो मैं जिस रूम में हूँ मैं उसी रूम का दरवाज़ा बंद करने की बात करूँगी, तो मैं क्या बोलूँगी क्लोज द डोर। मुझे बोलना है खिड़की ओपन कर दीजिए, तो मैं क्या बोलूँगी ओपन द विंडो, क्योंकि आपको सेंस आ रहा है थोड़ा सा कि मैं जिस रूम में खड़ी हूँ मैं उसी विंडो की बात कर रही हूँ। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर नाउन का बोध हो, वह वो जो उसका बोध हो, उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है द का। इतना आसान सा रूल है पहला रूल। अब आगे चलते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये कह रहा है बिफोर द नेम ऑफ टाइटल और एन एडजेक्टिव दैट इज रिटर्न बिफोर और आफ्टर अ प्रॉपर नाउन टू क्वालिफाई इट। प्रॉपर नाउन की फिर से बात हुई। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है जब उसके पहले कोई टाइटल लिखा हो या फिर कोई ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा विशेषण लिखा हो जो उस प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप द का यूज़ करते हो। देखो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो सिंपल शब्दों में ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जनरली देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। क्या बोला मैंने कि प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः आप द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई टाइटल आ जाए, प्रॉपर नाउन लिखा है और उसके तुरंत पहले टाइटल लिखा है, तो उस कंडीशन में आप द लगाएंगे। टाइटल का मतलब हो गया उपाधि, कोई भी उपाधि है तो आप द लगाओगे। इसी तरीके से यदि कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले, तो उस कंडीशन में भी आपको यूज़ कर लेना है द का। तो क्या याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कोई एडजेक्टिव आए या फिर टाइटल आए तो द लगाते हैं, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं लगाते। अब देखो जैसे मैंने कहा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके पहले आप कुछ नहीं लगाओगे। ध्यान रखना वो कितने ही फेमस व्यक्ति हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, बहुत सम्माननीय है, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे द मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी के पहले द नहीं आएगा, अशोक के पहले कभी द नहीं आएगा, द अशोक नहीं बोला जाता, द अकबर नहीं बोला जाता। तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले द नहीं लगता। लेकिन अब ध्यान से देखो, यदि मैंने बोल दिया महात्मा गांधी, महात्मा नाम नहीं है, महात्मा जो है वो एक टाइटल है जो गांधी जी को दिया गया जब वो राष्ट्रपिता बन गए थे तब, तो महात्मा एक टाइटल हुआ, तो इनके पहले हमने क्या लगाया द। देखिए आप गांधी प्रॉपर नाउन, गांधी के पहले आया टाइटल तो उसके पहले मैंने क्या लगाया द। ऐसे ही आप देखो अशोका द ग्रेट, अशोक जो है ये प्रॉपर नाउन है, ग्रेट इनको जो टाइटल दिया गया वो टाइटल है, तो टाइटल के पहले आपने क्या लगाया द ग्रेट अशोका भी हो सकता था और अशोका द ग्रेट भी हो सकता है। ध्यान रखना है कि टाइटल जहाँ भी होगा उसके पहले द आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखें द इमॉर्टल शेक्सपियर, फिर से शेक्सपियर की बात हुई, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन, उसके पहले इमॉर्टल लिखा है, इमॉर्टल एक विशेषण हो गया। कैसे शेक्सपियर है जो अमर है, तो एक विशेषण हुआ, शेक्सपियर के तुरंत पहले एडजेक्टिव आया तो मैंने लगाया द का। ऐसे देखें नेपोलियन द वॉरियर, वॉरियर मतलब योद्धा, नेपोलियन प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, और वॉरियर जो योद्धा है ये क्या नेपोलियन को ही बोला गया है, तो ये क्या हो गया एक एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है वॉरियर शब्द नेपोलियन की, तो विशेषता के पहले आपने लगाया द। ऐसा ही कंडीशन होती है देश के नाम के साथ भी। जैसे मैंने कहा ब्रिटेन, यदि मैं सिर्फ ब्रिटेन बोलूं तो मैं ब्रिटेन के पहले द नहीं लगाऊंगी, लेकिन यदि मैंने ऐसा किया कि ब्रिटेन जो कि प्रॉपर नाउन है उसके पहले मैंने लिख दिया ग्रेट जो एक टाइटल है, तो फिर इस कंडीशन में मुझे यूज करना होगा द का। तो सिंपल सा रूल है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले टाइटल लिखा होता है या प्रॉपर नाउन के बाद में तुरंत बाद में टाइटल लिखा होता है तो टाइटल के तुरंत पहले आप द लगाते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव लिखा हो या तुरंत बाद एडजेक्टिव लिखा हो तब उस एडजेक्टिव के पहले आप द का प्रयोग करोगे। अब देखिए एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। ये SI के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। डैश महात्मा गांधी वॉज डैश ग्रेट लीडर, ध्यान से देखिएगा।
डैश महात्मा गांधी। अभी आपने देखा महात्मा जो है वो क्या है, टाइटल है। हमने देखा प्रॉपर नाउन के पहले टाइटल आता है तो आप क्या लगा देते हैं, यहाँ पर तो द आ जाएगा। द महात्मा गांधी वॉज डैश ग्रेट लीडर। अब यहाँ पर ए ग्रेट लीडर आएगा या फिर द ग्रेट लीडर आएगा। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है तो लगता है द, प्रॉपर नाउन के पहले। यहाँ पर लीडर जो शब्द है ये प्रॉपर है या कॉमन है? लीडर मतलब नेता, सुभाष चंद्र बोस भी नेता है, नरेंद्र मोदी जी भी आज नेता है। नेता 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 बहुत सारे नेता हैं, जो बहुत सारों को बोलते हो वो प्रॉपर नहीं होता, वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पर ये जो लीडर है ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले लिखा है, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, ए। और एक और तरीके से देखें तो यहाँ पर एक का बोध हो रहा है। कैसे पढ़ेंगे आप इसे, महात्मा गांधी एक महान नेता थे या एक महान नेता है, तो एक का बोध हो रहा है तो आप क्या लगा दोगे, ए। तो ध्यान रखना कि टाइटल के पहले द कब लगता है, जब प्रॉपर नाउन के पहले टाइटल लिखा हो। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे अशोका द ग्रेट था तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं कि कहीं भी ग्रेट आएगा तो हम द लगा देंगे, तो कहीं भी ग्रेट के पहले द नहीं लगाना है। ग्रेट के तुरंत बाद यदि प्रॉपर नाउन लिखा हो, ब्रिटेन लिखा है, गांधी लिखा है, अशोक लिखा है तुरंत बाद या पहले, तब आप द लगाओगे। यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं था, क्या था, कॉमन नाउन था। ग्रेट टीचर के पहले द नहीं आएगा, ए ग्रेट टीचर, ए ग्रेट लीडर, ए ग्रेट वॉरियर। तो लीडर, टीचर, वॉरियर ये क्या है, कॉमन नाउन है। कंफ्यूज नहीं होना, कॉमन नाउन के पहले ग्रेट आएगा तो ए लगेगा, प्रॉपर नाउन के पहले ग्रेट आएगा तो द लगेगा। इस तरीके से याद करो तो कभी नहीं भूलोगे। अब देखो इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। डैश अकबर, अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं लगाते, मैंने बताया। प्रॉपर के पहले कोई एडजेक्टिव है क्या, ऐसा रूल बन रहा है, नहीं। कोई टाइटल लिखा है क्या, कोई टाइटल भी नहीं लिखा, मतलब अकबर के पहले अभी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ आ जाएगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं लगाना आपको, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। अकबर वॉज डैश ग्रेट किंग, क्या आएगा, ग्रेट किंग। अब आप यहाँ पर देखें ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ग्रेट लिखा है तो आप लगा देंगे ए। सिंपल सा सेंटेंस होगा, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अब एक और सेंटेंस देखो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसी सेंटेंस को, यदि मैं लिख दूँ डैश ग्रेट अकबर वॉज डैश ग्रेट किंग। आप ध्यान से देखिए, डैश ग्रेट अकबर वॉज डैश ग्रेट किंग। यहाँ पर मैंने अकबर जो कि प्रॉपर नाउन है उसके पहले ग्रेट लगाया, प्रॉपर नाउन के पहले ग्रेट आया तो क्या आ जाएगा, द, क्योंकि ये क्या है, कोई विशेषण है या फिर टाइटल है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आया तो द लगाया। यहाँ देखें तो ग्रेट किसके पहले लिखा है, कॉमन नाउन के पहले लिखा है। कॉमन नाउन के पहले ग्रेट होता है तो ए लगता है, एक का बोध हो रहा है वहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, द ग्रेट अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो, यहाँ पर मैंने अकबर के पहले कुछ नहीं लगाया था। ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले द नहीं लगता। द कब लगता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले, जब या तो उसके तुरंत पहले कोई उपाधि लिखी हो या कोई विशेषण लिखा हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और इन एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम लोग। अगला रूल कह रहा है, अभी आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम आपने सिंपली देखे। अब हम देखते हैं कि कंट्रीज के पहले द का यूज होता है या नहीं। सामान्यतः ध्यान रखो कि कोई भी देश के नाम के पहले, देश जो कि है वो प्रॉपर नाउन है, तो देश के नाम के पहले द नहीं लगाना। जैसे मैंने बोला इंडिया, आप क्या बोलते हैं, वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज अवर कंट्री। कभी भी आप इंडिया के पहले द का यूज करते हैं क्या, नहीं करते। इंडिया के पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही मैंने बोल दिया अमेरिका, तो अमेरिका के पहले भी द का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल आएगा अमेरिका के पहले। ऐसे ही यदि मैंने बोला ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के तुरंत पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन है जब देश के नाम के पहले आप द का यूज करते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि जब भी देश के नाम के पहले या तो ग्रेट शब्द लिखा हो, कंट्री नेम,
देश का नाम है उसके पहले या तो ग्रेट शब्द लिखा हो, ग्रेट नहीं लिखा हो तो यूनियन लिखा हो या फिर यूनाइटेड लिखा हो, या एक और शब्द है जो कि पब्लिक को दर्शाता है जो कि है रिपब्लिक। तो ग्रेट यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक जब भी ये लिखे हो देश के नाम के पहले तो इस कंडीशन में आपको लगा देना है द। ठीक है, तो अमेरिका के पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब मैं बोलती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो यूनाइटेड के पहले आप लगा देते हैं द। देखिए रशिया यदि मैंने बोला तो रशिया के पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने बोला यूएसएसआर तो यूएसएसआर यूनियन शब्द आ रहा है सबसे पहला, तब उस कंडीशन में उसके पहले आप क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए आप आयरिश रिपब्लिक, आयरिश रिपब्लिक शब्द है रिपब्लिक तो उसके पहले क्या लगा रहे हैं द। रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है तो क्या आ जाएगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जनरली सिर्फ सिंपली यदि कंट्री का नाम है तो कंट्री के नाम के पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, तो दूसरा रूल आपका क्या कहता है कि देश के नाम के पहले भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, एक कंडीशन में सिर्फ आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और वो कंडीशन ये है जब देश के नाम के पहले ग्रेट लिखा हो, यूनियन लिखा हो, यूनाइटेड लिखा हो या फिर रिपब्लिक लिखा हो, पहले या बाद में, उस कंडीशन में आप द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब अगला जो रूल है वो अगला रूल कह रहा है नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब जो नागरिकता दर्शाते शब्द होते हैं। तो नागरिकता दर्शाते शब्दों के पहले आपको कब द का प्रयोग करना है, हम इस बात को देखते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब सभी नागरिकों को दर्शाया जाए, मतलब ऑल सिटीजन्स को यदि दर्शाया जा रहा हो तो ऑल सिटीजन्स की कंडीशन में आप यूज करेंगे द का, जब सभी नागरिकों को दर्शाया जाए। ठीक है, एक किसी नागरिक को दर्शाया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई एक ही को दर्शाया जा रहा है तो उस कंडीशन में आप ए का यूज कर सकते हैं नागरिकता दर्शाते शब्द के पहले। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। पहला सेंटेंस देखिए, नागरिकता क्या है, ब्रिटिशर्स, इंडियंस, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, ये सब क्या हो जाएंगे, नागरिकता हो जाएगी। पहला सेंटेंस देखो, डैश ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर डैश इंडियंस, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर रूल किया। ब्रिटिशर्स और इंडियंस नागरिकता को दर्शा रहे हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स सभी ब्रिटिशर्स को बोला जा रहा है, तो सभी ब्रिटिशर्स को बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पर आ गया द। ऐसे इंडियंस, सभी इंडियंस को बोला जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, द। तो ध्यान रखना है कि जब सभी नागरिकों को दर्शाया जाएगा तब आप द का प्रयोग करेंगे। अब देखो एक सेंटेंस में लिख के बताती हूँ, टुडे डैश यूरोपियन कॉल्ड मी, आज एक यूरोपियन ने मुझे कॉल किया। ये जो यूरोपियन है ये भी तो नागरिकता को दर्शा रहा है, ये नेशनैलिटी को ही एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी सभी यूरोपियंस की बात है क्या, सभी यूरोपियंस ने मुझे कॉल कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही दिन में। तो यूरोपियन, किसी एक यूरोपियन की बात है, तो यहाँ पर किस चीज़ का बोध हो रहा है, आज मुझे एक यूरोपियन ने कॉल किया, तो आप क्या लगा देंगे, ए। तो फिर से ध्यान रखो कि नागरिकता दर्शाते शब्दों के पहले यदि एक, कोई, किसी, प्रत्येक का बोध हो रहा होगा तब आप यूज़ करना ए एन का, और यदि सभी नागरिकों को दर्शाया जा रहा हो तब आप यूज़ कर लेंगे द का। सभी के लिए यूज़ किया जाता है द का, ग्रुप के लिए क्या यूज़ करते हैं आप, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात मैं आपको बताती हूँ। भाषाओं की बात करते हैं हम। जो अगला रूल है वो ये कह रहा है कि भाषाओं, रंगों, विषय के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान ये रखना है कि भाषाओं के नाम हो, रंगों के नाम हो, विषय के नाम हो, ये फिर से आप वैसे ही रिलेट कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं आता। तो यदि मैंने भाषा बोली, इंग्लिश, हिंदी, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। प्रॉपर नाउन के पहले आप वैसे भी कुछ नहीं लगाते तो इनके पहले भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। जैसे आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, भाषा है इंग्लिश, तो इंग्लिश के पहले आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इकोनॉमिक्स विषय का नाम हो गया तो इसके पहले भी आपने कुछ नहीं लगाया। हिज फेवरेट कलर इज ब्लैक, ये कलर का नाम हो गया, इसके पहले भी आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। दे स्पीक मलयालम एट होम, इसके पहले देखो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषाओं के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, रंगों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, जो विषय होते हैं विषयों के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नागरिकता के पहले क्या देखा था आपने कि जब आप सभी नागरिकों को दर्शाएंगे उस कंडीशन में आप यूज़ कर लेंगे द का। ठीक है, अब आगे चलें। अब एक
एक और रूल आपका, अब यहाँ पर देखो एक और बात मैं आपको समझाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नागरिकता और भाषा में कन्फ्यूजन होता है। कैसे कन्फ्यूजन होता है नागरिकता और भाषा में, उस बात को आप यहाँ पर पहले थोड़ा सा समझिए। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उससे आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिए। पहला सेंटेंस है डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच। उसके अलावा डैश चाइनीज स्पीक चाइनीज। ये दो सेंटेंसेस हैं। देखो थोड़ा सा हम लोग पिछले रूल पर जाएं। यहाँ पर देखो ब्रिटिशर्स लिखा था, ब्रिटिशर्स से आपको समझ में आया कि सभी ब्रिटिशर्स थे। इंडियंस लिखा था, इंडियन से समझ में आया सभी इंडियंस थे। तो इंडियंस ब्रिटिशर्स जब सभी होंगे तो आप द लगाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसी नागरिकता होती है जिसमें एस से उनको बहुवचन नहीं बनाया जाता। जैसे मैं बोलूँ चाइनीज़, आप एक चाइनीज़ को भी चाइनीज़ बोलेंगे, 10 चाइनीज़ हैं तो भी तो आप चाइनीज़ ही बोलेंगे, 100 हैं तो भी चाइनीज़ बोलेंगे। अब चाइनीज़ चाइनीज़ चाइनीज़, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे देखिए कन्फ्यूजन ये भी होता है कि कई बार नागरिकता और भाषा का नाम एक ही होता है। जैसे चाइना में रहने वाले लोगों को भी आप चाइनीज़ बोलेंगे और चाइना में बोली जाने वाली भाषा को भी आप चाइनीज़ बोलेंगे। तो चाइनीज़ भाषा के पहले तो आपको कुछ नहीं लगाना है, और जब चाइनीज़ नागरिकता हो तब आपको द लगाना है। तो इसी तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उसी कन्फ्यूजन को आप यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो ध्यान से, मैंने लिखा था डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच। फ्रेंच बोली जाती है फ्रेंच के द्वारा, फ्रेंच बोली जाती है। तो ये जो फ्रेंच है ये क्या हो गई, ये भाषा हो गई। भाषा के पहले कुछ नहीं आएगा। किसके द्वारा बोली जाती है, फ्रेंच के द्वारा। तो ये फ्रेंच नागरिकों को बता रहा है, और एक फ्रेंच नहीं बोलता है फ्रेंच भाषा, सभी की बात हो रही है। तो ये जो है ये शब्द नागरिकता को दर्शा रहा था और सभी नागरिकों को बता रहा था। तो इसके पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखें तो डैश चाइनीज स्पीक चाइनीज। अब यहाँ पर ये जो चाइनीज है, ये चाइनीज क्या हो गए, नागरिक हो गए, और क्या बोलते हैं, ये चाइनीज बोलते हैं। तो ये चाइनीज है आपकी भाषा। तो भाषा के पहले तो आपने कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये जो चाइनीज है ये नागरिक है, तो इनके पहले क्या आ जाएगा, द। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, आपको ध्यान ये रखना है कि भाषा होगी तो भाषा के पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन यदि नागरिक लिखा होगा तो नागरिक के पहले द आएगा जब सभी नागरिकों को दर्शाया जा रहा होगा तब।